नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या मनोज सिंह एक बार फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नई सरकार और बदले राजनीतिक माहौल के साथ दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। नई विधानसभा सत्र के शुरू होते ही काफी हंगामा मच गया। नई विधानसभा के पहले ही सत्र जो है, नई विधानसभा का पहला ही सत्र काफी हंगामे के साथ शुरू हुआ और आम आदमी पार्टी के विधायकों के सस्पेंशन के साथ आगे बढ़ा। जी हां, विधानसभा सत्र के पहले ही दिन आतिशी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के 12 सदस्यों को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया और इसके बाद हमारी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता हैं, उन्होंने शराब घोटाले से जुड़ी हुई सीएजी की रिपोर्ट पेश की। ये जो सीएजी की रिपोर्ट है, इसमें क्या क्या लिखा है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं पूरा बताऊंगी कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है। कुल मिलाकर सीएजी की जो है वो 14 रिपोर्ट्स हैं और वो 3 दिन के अंदर सबमिट करनी है, पेश करनी है। और कल जो है विधानसभा का दूसरा दिन था। वैसे तो दोस्तों, सीएजी जो शराब घोटाला है उसके ऊपर पहले से ही जांच चल रही है, लेकिन सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से दिल्ली की एक्साइज नीति और शराब घोटाले से जुड़े हुए नियमों के एग्जीक्यूशन में जो खामियां पाई गई उनको उजागर किया गया है। क्योंकि रेखा गुप्ता जो है वो खुद ही एक्साइज डिपार्टमेंट संभाल रही हैं, इसलिए इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट की नीतियां और उनके एग्जीक्यूशन में ट्रांसपेरेंसी की कमी रही, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को लगभग 2026 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अब बात यह है कि ये जो शराब घोटाला है ये क्यों किया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी शराब घोटाला करने की, तो ये जानेंगे सबसे पहले हम कि शराब घोटाला करने की जरूरत क्यों पड़ी दिल्ली सरकार को। दिल्ली सरकार के कुल टैक्स रेवेन्यू का लगभग 14% योगदान जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट से आता है। अब ये डिपार्टमेंट जो है वो शराब और नशीले पदार्थों के बिजनेस को कंट्रोल करता है और साथ ही शराब की जो क्वालिटी चेक है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी डिपार्टमेंट के ऊपर है। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू हुआ तो शराब ही एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट था जिस पर एक्साइज ड्यूटी लागू थी। इसलिए एक्साइज डिपार्टमेंट का जो मेन रेवेन्यू था वो शराब की सेल से ही आता था। अब बात यह है कि घोटाला किया कैसे, जो इतना बड़ा घोटाला किया वो कैसे किया। सीएजी की जो रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट मेरे पास है, इसमें ये बताया गया है कि शराब नीति में कई इरेगुलरिटीज और लापरवाह फैसले लिए गए जिससे दिल्ली सरकार को बड़ा नुकसान हुआ। अब नुकसान कैसे हुआ ये जानते हैं। कई जगहों पर रिटेल शराब की दुकानें नहीं खोली गई जिससे कि 941.53 करोड़ का नुकसान हुआ। सरेंडर किए गए लाइसेंसों को दोबारा नीलाम करने में सरकार नाकाम रही, इसकी वजह से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोविड-19 का बहाना बनाकर शराब कारोबारियों को 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई। 144 करोड़ का घाटा यहां हुआ है। उसके बाद शराब कारोबारियों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ली गई जिस वजह से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये तो रही घोटाले की डिटेल्स कि कहां कहां पर घोटाला हुआ, किस किस तरह से घोटाला हुआ। अब सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि घोटाले का कारण क्या था, किन कारणों की वजह से घोटाला हुआ। सीएजी रिपोर्ट में यह पाया गया कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने लाइसेंस जारी करने के दौरान नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया। दिल्ली एक्साइज रूल 2010 के नियम 35 के अनुसार एक ही व्यक्ति या कंपनी को अलग अलग प्रकार के लाइसेंस नहीं दिए जा सकते। मतलब अगर कोई व्यक्ति रिटेलर है तो उसको होलसेलर का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, या फिर अगर कोई व्यक्ति रिटेलर या होलसेलर है तो उसको किसी होटल या रेस्टोरेंट का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। लेकिन जांच में यह पाया गया कि कुछ कंपनियों को एक साथ कई प्रकार के लाइसेंस दिए गए।
मतलब ये घोटाला दिल्ली सरकार ने किया कि एक ही व्यक्ति को अलग अलग तरह के लाइसेंस दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने बिना जरूरी जांच के लाइसेंस जारी कर दिए हैं। इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिक्री और कीमतों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, अन्य राज्यों में डिक्लेयर्ड कीमतें और आवेदकों के क्रिमिनल रिकॉर्ड जैसी चीजें जो हैं वो जो जांच करनी थी वो नहीं की। ये पॉइंट्स थे जो जांच करने होते हैं लाइसेंस जारी करने से पहले, लेकिन इन सभी पॉइंट्स की जांच नहीं की। इनकी जांच के बिना ही लाइसेंस जारी कर दिए। कुछ कंपनियों ने शराब व्यापार के कार्टेल बनाने और ब्रांड प्रमोशन के लिए अपनी हिस्सेदारी को छुपाने के लिए प्रॉक्सी मालिकाना हक का सहारा लिया। ये भी है। अब नेक्स्ट पॉइंट रिपोर्ट में क्या है? नेक्स्ट पॉइंट रिपोर्ट में यह है कि जो होलसेलर हैं उनको ये आजादी दे दी गई कि जो फैक्ट्री से निकली हुई शराब है उनके रेट वो खुद तय करेंगे। मतलब होलसेलर अब खुद तय करेगा कि फैक्ट्री से निकली हुई शराब जो है वो कितने रुपए में बिकेगी, बाहर होलसेलर्स को कितने रुपए में दी जाएगी। इससे क्या नुकसान हुआ? जिससे कि शराब की कीमतों में हेराफेरी हो गई। अब ये पाया गया इससे कि एक ही कंपनी से निकलने वाली शराब अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतों पर बेची जा रही है। इससे, क्योंकि होलसेलर खुद डिसाइड कर रहे हैं कि हमें शराब कितने में मिलेगी, तो इससे क्या हुआ? शराब की रेटों में हेराफेरी हो गई। मनमाने ढंग से तय की गई कीमतों के कारण कुछ ब्रांडों की कीमत घट गई, कुछ की बढ़ गई। इससे एक्साइज ड्यूटी के रूप में काफी नुकसान हो गया सरकार को। सरकार ने कंपनियों से लागत मूल्य की जांच नहीं की। जो एक्चुअल वैल्यू है जो प्रोडक्ट की, रॉ मटेरियल की, वो एक्चुअल लागत की जांच नहीं की, जिससे मुनाफाखोरी और टैक्स चोरी की संभावना भी बनी रही। अगर सरकार ये पहले जांच लेती कि जो शराब है वो बन कितने में रही है, जो उसकी लागत कीमत है वो कितनी की है। सरकार ने कंपनियों से लागत मूल्य की जांच क्योंकि नहीं की, इसलिए इसका नतीजा ये हुआ कि जो शराब है वो मनमानी कीमतों में मार्केट में बिकी। मतलब कोई कीमत फिक्स ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने शराब की लागत मूल्य की जांच नहीं की। उसका नतीजा ये हुआ कि मुनाफाखोरी और टैक्स खोरी बढ़ गई। अब जो दिल्ली में बिकने वाली शराब की जो क्वालिटी चेक होती है वो एक्साइज डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और नियम ये कहता है कि हर होलसेलर को BIS के अनुसार टेस्ट रिपोर्ट जमा करनी होती है, नियम के अनुसार। लेकिन जांच में ये पाया गया कि कई लाइसेंस धारकों ने जरूरी क्वालिटी चेक रिपोर्ट सबमिट ही नहीं की। मतलब 51% मामलों में विदेशी शराब की टेस्ट रिपोर्ट या तो 1 महीने पुरानी थी या फिर अवेलेबल ही नहीं थी। कई रिपोर्ट उन लैब्स से जारी की गई थी जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज से मान्यता प्राप्त ही नहीं थी। मतलब फर्जी रिपोर्ट जमा करी थी वहां पर। इससे यह प्रूफ हुआ कि एक्साइज सीक्रेट ब्यूरो की जो भूमिका है वो कमजोर रही। 65% जो शराब जब्त की गई वो देसी शराब निकली, जो ये दर्शाता है कि शराब की इलीगल सप्लाई जो है वो बड़े पैमाने पर हो रही थी। शराब तस्करी रोकने के लिए डेटा एनालिटिक्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स का उपयोग नहीं किया गया शराब की क्वालिटी चेक के लिए। तो ये सब धांधलेबाजी हुई। कई कंपनीज ने तो अपने लाइसेंस बीच में ही वापस कर दिए, जिससे बिक्री जो है, सेल्स, जो शराब की सेल है वो काफी इफेक्ट हुई, और सरकार को 890 करोड़ रुपए का लॉस हो गया इसमें। अब इसके बाद एक और गलती, सरकार ने जोनल लाइसेंस धारकों को 941 करोड़ रुपए की छूट दे डाली, जिससे रेवेन्यू लॉस हो गया। कोविड-19 में महामारी के दौरान सरकार ने लाइसेंस फीस में 144 करोड़ रुपए की छूट दे दी, जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पहले निर्देशों के सख्त खिलाफ था। तो CAG ने यह सुझाव दिया है कि लाइसेंस प्रक्रिया को
ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और नियमों का सख्ती से पालन हो। शराब की कीमत तय करने के लिए प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी हो और सरकार मुनाफाखोरी रोकने के लिए कीमतों का विश्लेषण करे। मतलब सरकार खुद डिसाइड करे कि कितने में शराब बनी है और मार्केट में वो कितने में बिकेगी। गुणवत्ता नियंत्रण को सख्त बनाया जाए ताकि नकली और मिलावटी शराब की बिक्री रोकी जा सके। शराब की तस्करी को रोकने के लिए मॉडर्न टेक्निक्स और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाए। नई नीति में सुधार लाएं और सरकार को हुए फाइनेंशियल लॉस की जिम्मेदारी तय की जाए। रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया है कि एक्साइज डिपार्टमेंट को शराब के मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता नियंत्रण और नियामक तंत्र को मजबूत करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है और इन सिफारिशों को कैसे लागू किया जाएगा।